Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर द 12th साइंस, और 12th साइंस में आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 आयोनिक इक्विलिब्रिया। वैसे तो हम 11th में केमिकल इक्विलिब्रिया देख चुके। अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रिया को अच्छे से नहीं पढ़ा है 11th में, तो इसी चैनल पे मैंने केमिकल इक्विलिब्रिया के भी वीडियो शेयर किए, आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते। कम से कम इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तो भी पता होना चाहिए। तो आयोनिक इक्विलिब्रिया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल है। तो आज का है लेक्चर नंबर 1। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा देखेंगे इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कौन से टाइप होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, एंड उसके बाद हमें देखना है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एसिड एंड बेसिस, जो थेरीज है एसिड बेसिस की। जैसे हमें अरेनियस थेरी देखनी है, उनके हिसाब से एसिड बेस क्या थे। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थेरी देखनी है, उनके हिसाब से एसिड बेस क्या थे। लेविस थेरी देखनी है जो कि बहुत यूज़फुल और सक्सेसफुल थेरी थी, उनके हिसाब से एसिड और बेस क्या है, इन सबको जानना है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, जिस पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। सीईटी में भी क्वेश्चन आते हैं, जेई में भी क्वेश्चन आते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। तो आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रिया इंट्रोडक्शन विथ वीएम एकेडमी नासिक। पहला लेक्चर है, पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में पहला क्वेश्चन है कैन यू रिकॉल। आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 47 पे ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम नाम का पूरा चैप्टर देख चुके हैं हम 11th में। हमें सिर्फ बताना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन जो होती है, सपोज कोई भी केमिकल रिएक्शन है, सपोज आपका ए बी के साथ रिएक्ट होके क्या बना रहा था, CD प्रोडक्ट बना रहा था। ये हो गए आपके रिएक्टेंट और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ये रिएक्शन हो रही थी, ओके। ए बी कंबाइन हो रहे थे और CD नाम का प्रोडक्ट बना रहे थे। कुछ देर के बाद ऐसे ऑब्जर्व हुआ कि ये जो CD है ये ब्रेक होके वापस AB में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो रिएक्शन क्या हो गई, रिवर्सिबल। AB कंबाइन होके CD में कन्वर्ट हो रहे थे, CD वापस ब्रेक होके AB में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये बैकवर्ड रिएक्शन, तो ये क्या हो गई, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो थोड़ी देर के बाद ऐसे समझ में आया कि ये जो यहाँ पे जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। ऐसा कब सेम होगा, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेट जो है किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का, और जो रेट है बैकवर्ड कह सकते हो या रिवर्स रिएक्शन कह सकते हो, उसका रेट जब सेम हुआ तब क्या होता है, ये जो रिएक्शन है ये क्या अचीव करती है, क्या अटेंड करती है, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज सेम, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, देखो, अ केमिकल रिएक्शन इज सेड टू हैव अटेन केमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन नो फर्दर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। कब कांस्टेंट रहेगा, जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होगा, सेम होगा। जितने AB के मॉलिक्यूल CD में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतने CD के मॉलिक्यूल AB में वापस क्या हो रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। और ऐसी रिएक्शन कभी भी ख़त्म नहीं होती, सालों साल तक चलती रहती है। उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो एक बार फिर से डेफिनेशन क्या होगी, केमिकल रिएक्शन जहाँ पे क्या है, नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज सेम और इक्वल, इज कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम। वैसे तो पूरा चैप्टर मैंने अपलोड किया है, आप उसे भी देख सकते हो। उसी में दूसरा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ। उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट को हम देख चुके हैं, थोड़ा सा हमने जो लास्ट चैप्टर देखा था सॉल्यूशन, उसमें भी हमने थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात किया था, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रोलाइट्स को डिटेल में जानना है। तो क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स।
तो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होंगे जो डिसोसिएट होके क्या करेंगे, ग्रेट एक्सटेंट में उनका डिसोसिएशन होगा लिक्विड स्टेट में, इनको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइट। तो डिसोसिएशन क्या होता है, सपोज आपका इलेक्ट्रोलाइट है NaCl और इसे आपने क्या कर दिया, किसी भी एक्वियस मीडियम में ऐड कर दिया, सपोज वाटर में ऐड कर दिया, तो क्या होगा आपका, इसका ग्रेट डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब दे आर कन्वर्टेड इनटू 2 चार्ज्ड आयन, 2 आयन में क्या हो जाएंगे, वो कन्वर्ट होंगे। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कह सकते। तो सब्सटेंस विच गिव राइज टू आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर आर द इलेक्ट्रोलाइट। एक्वा मतलब वाटर होता है, तो वाटर में जब डिजॉल्व करोगे किसी भी सब्सटेंस को और वो हमें 2 आयन देता है, पहला आयन होता है कैटायन, दूसरा आयन होता है एनायन, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी कहा जाता है या इनको सॉल्ट भी कहा जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर दे गिव्स द 2 आयंस are called as the electrolyte। NaCl, copper sulfate, H2SO4, HCl, MgCl2, MgO, ये सारे एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइट के। तो चलो अभी हमें देखना है कि आयोनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम तो हम देख चुके कि केमिकल के बीच का इक्विलिब्रियम। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम के लिए डेफिनेशन बाद में देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखो। सपोज आपको एक कंपाउंड दिया था AB, ये कंबाइन फॉर्म में आयन दिख रहे हैं क्या, नहीं, इसे कहा जाता है अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, कंपाउंड भी कह सकते हो, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। ये जो कंपाउंड है ये क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था इनटू 2 आयन, एक था पॉजिटिव चार्ज आयन, दूसरा था निगेटिव चार्ज आयन। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, सॉल्यूशन में, ये एक्वियस मीडियम में पानी में डिज़ोल्व करने के बाद ये हो रहा है। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, जो एक्वियस मीडियम है उसमें आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया। फिर क्या होने लगे, आयन कंबाइन होने लगे। आयन कंबाइन होके वापस क्या करने लगे, वो कंपाउंड बनाने लगे, मतलब क्या हो गई, रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई। थोड़ी देर के बाद ये हुआ कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट था वो सेम हो गया, मतलब इसने क्या कर लिया, इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया। जब भी रेट सेम होता है मतलब आपके एक्वियस सॉल्यूशन में AB और A+B- का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। जितने AB+ आयन इसमें कन्वर्ट हो रहे थे उतने ही A+B- आयन कंबाइन होके AB में कन्वर्ट हो रहे थे। तो फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो इस रिएक्शन ने क्या अचीव कर लिया, इसने अचीव कर लिया इक्विलिब्रियम। ये हो गया अनआयोनाइज मॉलिक्यूल के लिए। सेकंड कंडीशन ये भी हो सकती है, आपका A+ और B- कंबाइन होके C+ एंड D- बना सकता है एक्वियस कंडीशन में। तो क्या हुआ, ये दोनों कंबाइन होके ये आयन बना रहे थे और थोड़ी देर के बाद रिएक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। जब दोनों का रेट सेम हो गया तो इसने क्या अचीव कर लिया, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। अभी डेफिनेशन को देखो क्या है, इक्विलिब्रियम, ये हो गया इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस, ये है आयंस, एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, ये है अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। कहाँ पे, सॉल्यूशन में, एक्वियस मीडियम में, मतलब ये क्या है, सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अ आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम किसके बीच में होता है, आयंस के एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच में होता है। तो इसे क्या कहा जाएगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम। नेम इटसेल्फ इंडिकेट इक्विलिब्रियम बिटवीन द आयंस एंड मॉलिक्यूल। तो चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। डेफिनेशन कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क के लिए आ जाती है। डिफाइन आयोनिक इक्विलिब्रियम, गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम का ये एक एग्जाम्पल हो गया, या फिर एग्जाम्पल, ये तो मैंने सिर्फ जनरल दिया है, एग्जाम्पल डिटेल में देखते हैं। चलो तो देखो 4 एग्जाम्पल देखने हैं हमें आयोनिक इक्विलिब्रिया के। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, फर्स्ट एग्जाम्पल है इक्विलिब्रियम बिटवीन H+ एंड OH- आयन अनआयोनाइज्ड वाटर। तो देखो H2O, ये भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम फॉर्म करेगा H+ + OH-।
तो ये आयन्स है और ये क्या है, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। मैं सिर्फ यूएम लिख रही हूँ, यूएम का मीनिंग होगा अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल वीक एसिड एंड वीक बेस। तो वीक एसिड कौन सा होता है, ले लेते कोई भी एक वीक एसिड। तो वीक एसिड एंड द वीक बेस, एक वीक एसिड ले लेते। ये है एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है। ये भी क्या होगा, आयन में कन्वर्ट होगा। जनरली वीक एसिड वीक बेस क्या दिखाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो कंप्लीट आयोनाइजेशन दिखाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती। ये हो गया वीक एसिड। वीक बेस ले लेते हैं NH4OH। ये कन्वर्ट हो जाएगा NH4 प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। तो ये वीक एसिड था, ये वीक बेस है और ये इसके आयंस। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन आयंस ऑफ सॉल्ट एंड आयंस ऑफ वाटर। सॉल्ट और आयन का भी क्या हो सकता है, जो आयंस ऑफ वाटर के बीच में हो गए, बट आयंस ऑफ सॉल्ट एंड आयंस ऑफ वाटर के बीच में रिएक्शन हो सकती है। सॉलिड सॉल्ट एंड द आयंस ऑफ वाटर के बीच में भी रिएक्शन हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल याद रखो, 2 नहीं 3 हो गए, एक वाटर का, एक वीक एसिड का और एक वीक बेस का। इनको ही हमें बहुत बार यूज़ करना है। तो क्या डेफिनेशन थी, द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन। कब होगा ये, जब आप इसे वाटर में डिजोल्व कर दोगे, सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तब इसे हम क्या कहेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो चलो अभी हमें देखना है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट को देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है। तो पहले देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट को देखते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, द सब्सटेंस विच डू नॉट आयोनाइज, ऐसे सब्सटेंस जिनका आयन में कन्वर्जन नहीं होगा, एंड एग्जिस्ट एज मोलिक्यूल्स इन द एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन में कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, मोलिक्यूल के फॉर्म में। एग्जाम्पल होगा यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, शुगर भी कह सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते, और ऐसे जो सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें आयन ही प्रेजेंट नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, देखो इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होंगे जो क्या करेंगे, आयन में कन्वर्ट होंगे जब आप उनको पानी में डिसॉल्व कर दोगे। सपोज एग्जांपल देखो NaCl, जैसे ही NaCl को आप वाटर में ऐड करते हो, ये 2 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस एंड Cl माइनस। तो ये क्या हो गया, ऐसा सब्सटेंस है जो आयन में कन्वर्ट हो गया जैसे आपने उसे पानी में ऐड किया। तो इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एसिड इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत सारे बेसिस इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत सारे सॉल्ट भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि पानी में डालते ही क्या होते, 2 आयन में कन्वर्ट हो जाते। तो अभी हमें देखने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कौन से टाइप है इलेक्ट्रोलाइट के। तो इलेक्ट्रोलाइट के 2 टाइप होंगे, एक होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो क्वेश्चन आता है, हाउ आर इलेक्ट्रोलाइट क्लासिफाइड। तो इलेक्ट्रोलाइट क्लासिफाइड इनटू स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो उनका जो आयोनाइजेशन का एक्सटेंट होगा जब आप उसे क्या करोगे, डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन में ऐड करोगे, तो इस पे बेस इसके 2 टाइप है। तो पहला टाइप है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा टाइप है वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम दोनों को यहाँ पे ही कंपेयर करेंगे क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहला पॉइंट देखो क्या होगा दोनों के लिए, दोनों एग्जैक्टली थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या है, द इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज कम्प्लीटली और ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या हो जाएंगे, इनका जो आयोनाइजेशन होगा ये क्या होगा, कंप्लीट होगा। मतलब जितना आपने ऐड किया है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, मतलब 99 पॉइंट समथिंग % क्या होंगे,
जो आपने सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट लिए वो पूरे आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे इनका आयोनाइजेशन, जिसे डिसोसिएशन कहता है, उसे स्मॉल एक्सटेंट में होगा। तो ये क्या होंगे, स्मॉल एक्सटेंट में, मतलब बहुत कम अमाउंट में क्या होंगे, आयोनाइज्ड होंगे। तो इनका आयोनाइजेशन क्या होगा, स्मॉल एक्सटेंट होगा। इसे डिसोसिएशन भी कहा जाता है। तो स्मॉल एक्सटेंट में होगा एक्वियस मीडियम में। तो कैसे डिफाइन करोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, द इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजिंग कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और वीक क्या होंगे, द इलेक्ट्रोलाइट्स विद डिसोसिएट और आयोनाइज टू स्मॉल एक्सटेंट इन एक्वियस सॉल्यूशन आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये दोनों के बीच का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमें देखना है कि एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप लोगों को पता है कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, HF, उसके बाद H2SO4, देन HNO3, ये तीनों तो आप लैब में देख चुके होंगे, केमिस्ट्री लैब में, HClO3, उसके बाद H3PO4। ये सारे क्या है, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं या आयोनाइज्ड हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन से देखो, स्ट्रॉन्ग बेस, सबसे पहला स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, उसके बाद है KOH, उसके बाद है CaOH ट्वाइस, ग्रुप 1 और 2 के सारे, MgOH ट्वाइस। तो ये ग्रुप 1 और 2 के जो भी हाइड्रोक्साइड होंगे वो सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। उसके बाद आएंगे सम सॉल्ट। कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते। तो सॉल्ट में बहुत अनलिमिटेड सॉल्ट है, जैसे हमारा NaCl है, देन Na2CO3 है, उसके बाद AgCl है, उसके बाद MgCl2, कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, निकेल क्लोराइड, ये सारे क्या होते हैं, 100% क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। यहाँ पे आयोनिक इक्विलिब्रियम फॉर्म नहीं होता। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट फॉर्म आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्यों नहीं फॉर्म हो सकता, वन वे रिएक्शन है, रिएक्टेंट ऐड कर दिया, पूरी तरह से क्या कर हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे कोई भी नो आयोनिक इक्विलिब्रियम, यहाँ पे आयोनिक इक्विलिब्रियम फॉर्म ही नहीं होगा। यहाँ पे देखो, अभी हम देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, और आज हमारा जो चैप्टर है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ही डिपेंड है। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे, पहला एग्जाम्पल है वीक एसिड। तो आपको कौन से वीक एसिड पता है, सबसे पहला होगा एसिटिक एसिड CH3COOH, उसके बाद फॉर्मिक एसिड CHCOOH, देन H2CO3, देन H2S, उसके बाद HCN, C6H5COOH। ये सारे क्या है, वीक एसिड है, कंप्लीट आयन में कन्वर्ट नहीं होते, पार्शियली क्या होते हैं, आयन में कन्वर्ट होते। दूसरा एग्जाम्पल है वीक बेस। तो वीक बेस कौन से है, NH4OH एक वीक बेस है। उसके बाद दूसरा वीक बेस है यहाँ पे C5H5N, रिंग के साथ क्या है, नाइट्रोजन अटैच, ये है। उसके बाद C2H5 3 टाइम नाइट्रोजन, ये भी एक वीक एसिड है। C2H4NH, ये भी क्या है, एक वीक क्या है, बेस है। उसके बाद कुछ ऐसे सॉल्ट्स है जो वीकली क्या होते हैं, आयोनाइज्ड होते। कुछ सॉल्ट ऐसे भी है जैसे कि NH4CN, ये सॉल्ट है लेकिन कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता, इनको स्पेरिंगली सोल्यूबल कहा जाता है, थोड़े से क्या हो जाएंगे, आयन में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद होता है NH4 ट्वाइस CO3, ये उसके बाद CH3COONH3।
NH4। ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये सॉल्ट है जो क्या होंगे, वीकली क्या हो जाएंगे, आयोनाइज होंगे। और ये क्या करते हैं, दे फॉर्म आयोनिक इक्विलिब्रियम। ये क्या करते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश कर सकते, ये आयोनिक इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो चलो देखते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट आयोनिक इक्विलिब्रियम को कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। तो बहुत बार इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन क्या होता है वो देखते हैं पहले और उस पर डिस्कशन भी करते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसेप्ट कैसे आई, इसकी भी बिहाइंड भी एक स्टोरी है। फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो जब इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि शुगर सॉल्यूशन, तो इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट में वो क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी कौन से सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते वो देख रहे थे। तो उन्होंने क्या कर लिया, सबसे पहले ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ मैं, शुगर सॉल्यूशन ले लिया। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि शुगर सॉल्यूशन में क्या हो रहे है, ये क्या है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही है। मतलब जैसे इसे आपने पानी में डाला शुगर को, तो ये आयंस में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, तो इसने आयन कन्वर्ट ही नहीं किए, नो आयंस फॉर्म। ओके, इसीलिए ये शुगर का सॉल्यूशन क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं कर रहा था। इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कौन, फैराडे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है फैराडे, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट सारे इनके नाम पे। तो ये कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट, उन्होंने शुगर का सॉल्यूशन बनाया और ऑब्जर्व किया कि शुगर के सॉल्यूशन में क्या है, आयन ही प्रेजेंट नहीं है और ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता था। फिर उन्होंने क्या किया, सॉल्ट के सॉल्यूशन बनाए। सॉल्ट के सॉल्यूशन बनाए तो उन्होंने देखा कि इसमें आयंस प्रेजेंट है, टू अपोजिट चार्ज आयंस थे, एक था कटायन दूसरा था अनायन। और उन्होंने जब इस पे इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट किया तो ये सॉल्यूशन क्या कर रहा था, कंडक्ट कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी को। तब उन्हें पता चला, तब उन्होंने इसे नाम दिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, और इन्हें नाम दिया इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते। फिर फैराडे ने बताया कुछ ऐसे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जिनके एग्जाम्पल ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो चलो देखना है हमें डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। इस पे क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। तो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये क्या होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं इन द डाइल्यूटेड एक्वियस सॉल्यूशन। तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, डिसोसिएशन मतलब कन्वर्जन इनटू आयन। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, मतलब थोड़ा सा पार्ट क्या होगा, आयन में कन्वर्ट होगा, 100% क्या है, कन्वर्जन नहीं होगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। तो जैसे एग्जांपल देखो, हमारे पास था CH3COOH, जैसे आपने इसमें वाटर में ऐड कर दिया तो इसमें से कुछ पार्ट जो है ये आयन में कन्वर्ट हो गए, बट 100% कन्वर्जन नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद ये पता चला कि आयन कंबाइन होके वापस क्या है, इसे बना रहे थे। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हुआ आयन के बीच में एंड नॉन आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच में। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये आयोनिक इक्विलिब्रियम फॉर्म कर रहा है। तो ये जो है डबल एरो से दिखाया जाता है आयंस के बीच में, तो ये आयंस है एंड द नॉन आयोनाइज्ड या अनआयोनाइज्ड भी कह सकते हो, नॉन आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। तो इनके बीच में ऐसे एरो से जो दिखाया जाता है वो क्या होता है, आयोनिक इक्विलिब्रियम होता है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज़ किया जाता है जब क्या है, उसका आयोनाइजेशन रिएक्शन दिखाते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमेशा याद रखो, आयोनाइजेशन का रिएक्शन हमेशा क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, क्योंकि ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम को रीच करता है। अभी और एक क्वेश्चन है, यूज़ योर ब्रेन पावर करके, आपके टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन है। क्वेश्चन फ्रॉम द पेज नंबर 47, वहाँ पे जाके भी आप लोग देख सकते हो। कुछ उन्होंने दिए मॉलिक्यूल, HF दिया है, AgCl दिया है, CuSO4 दिया है, देन CH3COONH4 दिया है एंड H3
PO4 दिया है। क्वेश्चन ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इनमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो सिर्फ ये क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बाकी सारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो चलो अभी हमें देखना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे अल्फ़ा से डिनोट किया जाता है। वैसे हम सॉल्यूशन में थोड़ा सा देख चुके हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, अल्फ़ा, परसेंट अल्फ़ा ऐसे। तो देखो अभी, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे डिफाइन करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा आता है। आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, डिफाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और कभी कभी वो ऐसा भी होता है, शॉर्ट नोट लिखो इस पे, या फिर फॉर्मूला लिखो, परसेंट डिसोसिएशन क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो कि अल्फ़ा से डिनोट किया जाएगा, इस किसके लिए होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा। तो ये कैसे डिफाइन होगा, ये होगा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब रेशियो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, आपने कितने मोल्स क्या किए, एक्वेस सॉल्यूशन में डाले ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट इनटू आयन, उसमें से कितने मोल क्या हो रहे हैं, आयन में डिसोसिएट हो रहे हैं, उन दोनों का जो होगा रेशियो, कब, एट इक्विलिब्रियम, जब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव करती है, उस कंडीशन पे इसे क्या कहा जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे डिनोट किया जाता है अल्फ़ा से। तो अल्फ़ा क्या है, इसका सिंबल। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर यूज्ड। मतलब आपने क्या किया, 10 मोल्स यूज़ किए किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के, उसमें से आपके सिर्फ 7 मोल्स क्या हो रहे थे, आयन में कन्वर्ट हो रहे। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 7/10। कितने डिसोसिएट हुए, 7, कितने ऐड किए थे, टोटल 10। तो ये जो रेशियो होता है वो क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और ये कौन सी कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे होगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज a fraction of total number of moles of the electrolyte that dissociate into its ions when the equilibrium is attained. So alpha is equal to number of moles dissociate upon total number of mole present. तो यहाँ पे डिसोसिएटेड चाहिए, तो ये नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। तो परसेंट अल्फ़ा क्या होता है, तो आपकी जो परसेंट अल्फ़ा होगा वो क्या होगा, आपका जो अल्फ़ा का वैल्यू होगा उसे क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा आपका परसेंट अल्फ़ा। इफ़ द सी इज़ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फॉर द कैटायन एंड एनायन, तब क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम पे अगर सी कॉन्सेंट्रेशन है, सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका होगा, इलेक्ट्रोलाइट का। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, कैटायन एंड एनायन के लिए क्या हो जाएगा, ये C इंटू अल्फ़ा, C इंटू अल्फ़ा होगा, और इसका यूनिट होगा मोल पर DM क्यूब। ये क्या हो गए, कॉन्सेंट्रेशन हो गए इलेक्ट्रोलाइट के एट द इक्विलिब्रियम। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड परसेंट डिसोसिएशन, जिसे परसेंट अल्फ़ा से डिनोट करते। तो चलो अभी हमें एसिड्स बेस के थेरीज देखने हैं। तो 3 थेरी आपके सिलेबस में, पहले एसिड बेस अकॉर्डिंग टू अरेनियस थेरी, दूसरा है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थेरी, और तीसरा है हमें देखना है लेविस एसिड बेस थेरी। तो इन तीनों को हम 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे। तीनों के हिसाब से एसिड और बेस के डेफिनेशन को हमें जानना है, तीनों ने एसिड और बेस को कैसे डिस्टिंग्विश किया था। तो चलो पहली थेरी हमें देखनी है अरेनियस थेरी। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, व्हाट आर एसिड एंड बेसेस अकॉर्डिंग टू अरेनियस थेरी। तो ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है। तो पहले हम एसिड को डिस्कस करेंगे। तो एन एसिड आर द सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन, ऐसे सब्सटेंस अरेनियस के हिसाब से ऐसे सब्सटेंस जिनमें हाइड्रोजन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये क्या करते हैं, जैसे आप एक्वेस सॉल्यूशन बनाते हो H+ आयन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, जैसे कि HCl, जैसे एक्वेस मीडियम में ऐड करोगे H+Cl- को क्या करेगा, तो ये
क्या हो गया इनके हिसाब से एसिड। उसके बाद CH3COOH, जैसे आप इसे क्या करोगे ऐड करोगे वाटर में तो ये क्या करेगा CH3COO माइनस और H+ आयन को रिलीज करेगा, तो ये भी क्या हो गया एसिड हो गया। तो इनके हिसाब से वो सारे सब्सटेंस जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और जो एक्वेस सॉल्यूशन में H+ आयन को देते हैं वो सारे क्या होंगे एसिड। अदर एग्जांपल कौन से होंगे, H2SO4 इसका एग्जांपल होगा, HNO3 एग्जांपल होगा, देन H3PO4 इसका एग्जांपल होगा, HF होगा। उसके बाद H2CO3 क्या है एसिड का एग्जांपल है, HCN भी एसिड का एग्जांपल है। उसके बाद HCOH फॉर्मिक एसिड, ये भी क्या करता है हाइड्रोजन को रिलीज करता है, H2S ये भी हाइड्रोजन को, तो ये सारे क्या हो गए अकॉर्डिंग टू अरेनियस ये सारे क्या है एसिड। ऐसे सब्सटेंस जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और एक्वियस सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन को देते हैं वो सारे क्या हो गए इनके हिसाब से क्या हो गए, वो सारे एसिड हो गए। इन्होंने और एक बात बताई थी कि जब H+ आयन सॉल्यूशन में चला जाता है तब क्या होगा, तो इनका कहना था ही ऑल्सो एक्सप्लेन कि जब कोई भी सॉल्यूशन वाटर में जब भी आप कोई भी एसिड को डिसॉल्व करते हो तो H+ आयन ये रिलीज करता है, जो वाटर होता है वो क्या करता है यहाँ पे H3O+ आयन को क्या करेगा फॉर्म करेगा। तो वाटर में ये आयन फॉर्म होता है, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। इसमें कौन सा बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो क्या हुआ यहाँ पे देखो, ऐसे हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, H+ है मतलब इसके पास कुछ भी नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन था ये भी चला गया, बेचारा खाली है 0 है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है इस पे तरस खा के इसे अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। जैसे ही ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन ये पहला बॉन्ड था, हाइड्रोजन ये पहला बॉन्ड था, एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा और इन सब पे कौन सा साइन होगा पॉजिटिव। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एरो से दिखाया जाता है। तो ये क्या है हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड जब आप एक्वेस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हो H+ आयन को रिलीज करता है, ये H+ H2O के साथ वाटर के साथ रिएक्ट होके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इसीलिए जितने भी एसिड वाटर में डिसॉल्व होते हैं वो सारे क्या बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो ये हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर है। ये भी अरेनियस ने क्या किया था एक्सप्लेन किया था, ये आपके बुक में दिया नहीं है, लेकिन हाइड्रोनियम आयन हमें यूज़ करना है बाद में। तो आरएनएस के हिसाब से बेस क्या था देखो, बेस ऐसे सब्सटेंस थे विच कंटेन OH ग्रुप। उनके पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। वो क्या प्रोड्यूस करेंगे एक्वेस सॉल्यूशन में OH- आयन को क्या करेंगे प्रोड्यूस करेंगे। तो इनके हिसाब से जो NaOH था जिसके पास OH ग्रुप था, जैसे ही वाटर में ऐड करोगे तो Na+ और OH- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है प्रोड्यूस कर रहा है OH- आयन को, तो ये क्या हो गया बेस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल NH4OH, इसमें भी OH ग्रुप प्रेजेंट है। जब इसका डिसोसिएशन होगा वाटर के साथ तो यहाँ पे ये भी क्या करेगा 2 आयन फॉर्म करेगा, इनमें से एक आयन क्या होगा OH-, तो ये भी क्या हो गया इनके हिसाब से बेस हो गया। कहाँ पे एक्वियस कंडीशन में। एक्वियस कंडीशन में मतलब जब आप इसे क्या करोगे वाटर में ऐड कर दोगे। तो ये इन्होंने बताया। तो यहाँ पे ये जो है और भी एग्जाम्पल है बेसिस के अकॉर्डिंग टू अरेनियस। KOH भी बेस है उनके हिसाब से। उसके बाद CaOH ट्वाइस भी बेस है क्योंकि इसमें भी। उसके बाद MgOH ट्वाइस भी क्या है, ये भी क्या है बेस है इनके हिसाब से। तो ये सारे क्या है बेस के एग्जाम्पल है। बट यहाँ पे क्या होगा, अरेनियस ने क्या किया डिस्क्राइब किया H+ आयन को वाटर में, ओके जिसे बेयर आयन कहा जाता है, जो अभी हमने देखा था हाइड्रोनियम आयन H3O+ को। बट ये क्या है कन्वीनियंटली रिप्रेजेंट किसे करता है H+ आयन को करता है। तो ये भी हम देख चुके। इतना होने के बाद भी आ गए लिमिटेशंस। तो ये जो थ्योरी है ये थ्योरी लिमिटेशंस आ गए। लिमिटेशंस क्यों आए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ बताया कि H+ प्रेजेंट है तो एसिड, OH प्रेजेंट है तो बेस। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द लिमिटेशन, लिमिटेशंस ऑफ अरेनियस थ्योरी।
तो इनके थ्योरी को लिमिटेशंस आए, इसलिए नेक्स्ट थ्योरी इन्वेंट हुई। तो अरेनियस थ्योरी क्या करती है, ये सिर्फ बताती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट एसिड एंड बेसेस, बट उनके कोई भी ये जो है जो एक्वियस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल जो प्रॉपर्टीज़ है वही बताता है। मतलब ये थ्योरी जो है एसिड और बेस के प्रॉपर्टीज़ बताता है, कहाँ पे, ओनली एप्लीकेबल फॉर द एक्वियस सॉल्यूशन। ऐसे प्रॉपर्टी जो सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है वही बताए कि पानी में डालने के बाद एसिड H+ बनाएगा, बेस OH बनाएगा, सिर्फ इतना ही रिलेशन बताया। एंड दूसरा लिमिटेशन इनका हो गया कि इन्होंने ये नहीं बताया कि NH3 बेस क्यों है, अगर इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है फिर भी ये बेस है। उसके बाद Na2CO3, इसमें तो OH भी प्रेजेंट नहीं है एंड यहाँ पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं, ये भी क्या है, एक बेस है। तो ये इनकी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ये दोनों बेस क्यों है, तो इसीलिए आ गए लिमिटेशन। तो दो लिमिटेशन है, पहला इन्होंने एसिड बेसिस के प्रॉपर्टीज़ बताए जो सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल थे, और इनकी थ्योरी ये नहीं बता पाई कि NH3 बेस क्यों है और Na2CO3 जिसके पास OH नहीं है फिर भी ये बेस क्यों है। तो जैसे ही आरएनएस की थ्योरी को लिमिटेशन आ गए, 1923 में दो थ्योरी आई। पहले आई ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, दूसरी आई लेविस थ्योरी। लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी पहले आई थी, इसे प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी भी कहा जाता है। तो दो साइंटिस्ट थे, J.N. ब्रॉन्स्टेड एंड T.M. लॉरी। 1923 में इन्होंने प्रपोज किया था मोस्ट जनरल थ्योरी, इसे कहा जाता था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी। तो इनके हिसाब से इन्होंने एसिड और बेस को क्या किया था, डिफाइन किया था। तो इनके हिसाब से एसिड और बेस क्या थे वो देखते हैं। तो इनके हिसाब से एसिड क्या था, तो इनके हिसाब से था एसिड इज सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटॉन। प्रोटॉन का मीनिंग होगा H+, हाइड्रोजन आयन को इन्होंने प्रोटॉन नाम दिया, टू अनदर सब्सटेंस। जब कोई भी सब्सटेंस अपने हाइड्रोजन आयन को, अपने प्रोटॉन को दूसरों को डोनेट करता है तो उसे उन्होंने एसिड कहा। और बेस किसे कहा, द सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट द प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, प्रोटॉन को गेन करेंगे। तो H+ आयन को जो सब्सटेंस गेन करते हैं फ्रॉम द अनदर सब्सटेंस, उनको उन्होंने क्या कहा, बेस। मतलब इनके हिसाब से प्रोटॉन डोनर हो गया एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया बेस। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देखते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि सपोज HCl एंड NH3 है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं NH4+ और यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट होगा Cl-। तो सबसे पहले ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, बेस है। तो देखो ये एसिड था, यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त देखो यहाँ से ये यहाँ पे गया है। तो यहाँ पे जाते वक्त उसने क्या किया, अपने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो ये क्या बन गया, एसिड। ये ऐसा सब्सटेंस है, अपने H+ आयन को उसने क्या कर दिया, यहाँ पे डोनेट कर दिया, इसलिए ये बन गया एसिड। बट यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, उसका बेस होगा। यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त क्या हुआ, देखो यहाँ से यहाँ पे NH3 ने क्या किया, एक हाइड्रोजन को और लिया, तभी तो NH3 से NH4 बना। तो NH3 क्या बन गया, बेस, और उसका ये क्या होगा, एसिड। रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, देखो जो रिवर्स रिएक्शन है NH4+ प्लस Cl-, ये क्या हो गया इस रिएक्शन में, ये हो गया HCl प्लस NH3। ऐसे होगा, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स थी ना, पहले मैंने ऐसी लिखी, दूसरे टाइम मैंने रिएक्शन को उल्टा किया। NH4 यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त क्या हुआ, देखो यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त NH4 थे NH3, मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, अपने प्रोटॉन को क्या कर दिया है, डोनेट। तो ये हो गया एसिड और ये हो गया उसका बेस। और यहाँ पे देखो Cl- ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से क्या था, ये बेस था, ये क्या था, एसिड। इसीलिए मैंने यहाँ पे एसिड और बेस वर्ड लिखे। क्यों, रिवर्स रिएक्शन में ये क्या कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस। फॉरवर्ड रिएक्शन में ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। क्यों ये एसिड है, इसने क्या किया, फॉरवर्ड रिएक्शन में HCl Cl में कन्वर्ट हुआ, तो इसने क्या किया, अपने प्रोटॉन को डोनेट किया, तो ये एसिड बन गया। यहाँ पे NH3 NH4 में कन्वर्ट हो गया,
तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया, बेस। रिवर्स रिएक्शन में क्या हुआ देखो, उल्टा जाते वक्त, तो यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त क्या हुआ, यहाँ पे H+ क्या हुआ, डोनेट हुआ, तो ये क्या बन गया, एसिड। और यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त H+ क्या हो गया, यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, तो इसने एक्सेप्ट किया, तो ये बन गया बेस। तो ऐसे एसिड और बेस के पेयर बनते हैं, और इसे 1 नंबर देंगे हम, इस 1 का, ये 1 बेस है, इसे 2 नंबर देंगे हम, इस 2 का, ये 2 बेस है, तो इसे ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें HCl एंड NH4+ क्या है, प्रोटॉन डोनर है, इसलिए दोनों एसिड बन जाएंगे। NH3 एंड Cl- क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इसलिए वो बेस बन जाएंगे। दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये लॉरीज ब्रोंस्टेड क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन का थ्योरी। तो एसिड बेस के रिएक्शन में ऐसे क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते। अभी हमें देखनी है इनकी कंसेप्ट, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो चलो अभी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हमें देखना है क्या होता है। पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखने। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होगा देखो, अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था उसमें हमने क्या देखा, बेस जो होता है प्रोड्यूस होता है बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड। उस एसिड का ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिया तभी ये बना है। एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है, डोनेटिंग अ प्रोटॉन टू बेस। जब एसिड क्या करता है, बेस को प्रोटॉन डोनेट करता है, तब क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड बनता है। वो क्या, ये क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट बेस। मतलब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होगी, ऐसी पेयर जो क्या होगी, एसिड और बेस की, जिनमें सिर्फ डिफरेंट होगा किसका, 1 प्रोटॉन का, जिनमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस होगा, प्रोटॉन मतलब H+ आयन का डिफरेंस होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को डिफाइन किया जाएगा, अ पेयर ऑफ एन एसिड एंड बेस डिफरिंग बाय प्रोटॉन। एक प्रोटॉन से क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे, उनको क्या कहा जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। एग्जाम्पल देखते हैं, चलो। डेफिनेशन ऐसे समझ में नहीं आएगी, एग्जाम्पल से बहुत जल्दी समझ में आता है। सपोज हमारे पास था HCl एक्वियस, अभी हर जगह पे एक्वियस लिखना, क्योंकि ये सारी क्या है, लिक्विड कंडीशन में हो रहा है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाएगा, और यहाँ पे फॉर्म होगा H3O+ और उसके साथ Cl-। ये एक इक्वेशन है। तो देखो अभी हमें चेंजेस देखने, यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त क्या हुआ था, और यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त क्या हुआ है, देखो चेंजेस देखो। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये क्या था, यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त क्या हुआ, इसने क्या कर दिया, अपना जो ये है, ये क्या है, इसे हम कहेंगे एसिड 1, और ये क्या होगा, बेस 2, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर पेयर को दी जाती, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर ऐसा। तो यहाँ पे इसने क्या किया, हाइड्रोजन को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बन गया एसिड। किसका एसिड है ये, इसने बनाया है, और ये बन गया बेस। किसका बेस है ये, इसने बनाया। अभी देखो डेफिनेशन, तो क्या है, बेस कैसे प्रोड्यूस हुआ, देखो बेस इज प्रोड्यूस बाय, कैसे प्रोड्यूस हुआ, बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड, तो इसे क्या कहा जाएगा, कॉन्जुगेट बेस कहा जाएगा। और दूसरा क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड, इससे 1 नंबर आएगा ना, दूसरा कॉन्जुगेट। तो यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त देखो HCl Cl, कितने प्रोटॉन का डिफरेंस है, 1 प्रोटॉन का, तो ये हो गई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, और ये फर्स्ट पेयर है। यहाँ पे देखो H2O+ H3O+, इन दोनों के बीच में भी एक ही प्रोटॉन का डिफरेंट है, तो ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 2। तो इस रिएक्शन में कितने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, 2 कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। तो अभी अच्छे से समझ लो। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ऐसे हो गया, अ पेयर ऑफ एसिड एंड बेस डिफरिंग बाय
प्रोटॉन इज कॉल्ड, प्रोटॉन मतलब H+, उसे क्या कहा जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये एक एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल सपोज हमारे पास है H2CO3 प्लस H2O, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ये क्या फॉर्म करेगा, H3O प्लस HCO3 माइनस। तो यहाँ पे ये एक और ये एक पेयर बनेगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या था, एसिड था, इस एसिड ने ये बेस बनाया, तो ये एक पेयर हो गई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसे हम 1 नंबर कहेंगे, तो दोनों को 1 देते। ये यहाँ पे बेस था, इस बेस ने ये एसिड बनाया, तो ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, और ये सेकंड है, तो इसे हम सेकंड दे देंगे। तो ऐसे क्या बनते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त क्या हुआ, एक्सेप्ट हुआ H+, यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त क्या हुआ, डोनेट हुआ H+। रिवर्स होते वक्त उल्टा होगा, तो इनको कहा जाता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, हमें क्या करना है, क्वेश्चन कॉमन है, आइडेंटिफाई ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन दी पहली CH3COOH प्लस NH3, और यहाँ पे फॉर्म होता है NH4 प्लस CH3COO माइनस। तो देखो यहाँ से यहाँ पे एक चेंज हुआ है, यहाँ से ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होगा, इसे 2 कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होगा, इसे हम 1 कहते। तो ये एसिड था 1, ये यहाँ पे बेस में कन्वर्ट हो गया 1, ये यहाँ पे बेस था 2, ये यहाँ पे एसिड में कन्वर्ट हो गया 2। तो ऐसे, तो यहाँ पे हम कहेंगे CH3COH एंड CH3COO माइनस, ये क्या है, फर्स्ट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, और दूसरी कौन सी, NH3 एंड NH4 प्लस, ये क्या है, दूसरी क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, क्योंकि उनके बीच में एक ही प्रोटॉन का क्या है, डिफरेंस। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है Cn माइनस H2O OH माइनस HCN। तो देखो Cn माइनस HCN में एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, H2O OH माइनस में भी एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। तो ये बेस है, यहाँ पे जाते वक्त एसिड हुआ, क्यों, ये बेस क्यों है, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये फॉर्म हुआ ना, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 1 होगी। ये H2 है, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये फॉर्म हो गया, तो ये क्या हो गया, एसिड। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होगी, ये 2 होगी। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 2 है, हम लिख सकते हैं Cn माइनस बेस है, HCN एसिड है, तो ये हो गई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर फर्स्ट। दूसरा H2O एसिड है, OH माइनस बेस है, ये हो गई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर सेकंड। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, लेबल द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो चलो लेबल करना है यहाँ पे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये होगा एसिड, एसिड के साथ ये क्या होगा, बेस। ये एसिड यहाँ से जाते वक्त क्या बन गया, बेस बन गया, तो ये पहली पेयर है, तो इसे 1 देंगे हम। और ये यहाँ पे क्या बन गया, एसिड, तो इसे हम 2 नंबर देंगे। यहाँ से यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ पे जाते क्या हो गया, ये बेस था, इसने क्या किया, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके एसिड बन गया। ये एसिड था, एक प्रोटॉन को डोनेट करके क्या बन गया, बेस बन गया, तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट पेयर, इसे हम कहेंगे सेकंड पेयर। तो ऐसे एसिड बेस पेयर को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो चलो एक और क्वेश्चन है, राइट कॉन्जुगेट एसिड फॉर द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेसिस, जो नीचे दिखाए गए उनको। तो देखो ये बेस है, इसका हमें कॉन्जुगेट एसिड लिखना है। NH3 माइनस, कब ये एसिड बनेगा, बेस है, ये बेस एसिड में कब कन्वर्ट होता है, जब ये क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो 1 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके ये बन जाएगा NH3। यहाँ पे ये 1 प्रोटॉन को जब एक्सेप्ट करेगा तो NH4 प्लस बन जाएगा। ये जब 1 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये बन जाएगा, यहाँ पे H2 चाहिए, H3
HPO4 बन जाएगा। ये जब 1 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो क्या हो जाएगा, HCOOH। तो ये बेस थे, इन बेस के ये क्या हो गए, कॉन्जुगेट एसिड हो गए। चलो इस टेबल को भी कंप्लीट करना है हमें। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे एसिड दिए, उनके कॉन्जुगेट बेस। H2O का क्या बन जाएगा, एक प्रोटॉन को क्या करेगा, वो डोनेट करेगा, कम हो जाएगा। HCN कब बनेगा, सॉरी CN माइनस कब बनेगा, जब HCN ने एक क्या है, यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त क्या होना चाहिए, डोनेट होना चाहिए 1 प्रोटॉन, मतलब कम होना चाहिए प्रोटॉन। यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त क्या बनेगा, एक प्रोटॉन कम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा NO2 माइनस। यहाँ से ये बनाए, मतलब यहाँ पे क्या चाहिए, H3PO4। तो ये हो गया, ये थे एसिड, ये हो गए उनके कॉन्जुगेट बेस। तो एक एडिशनल क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमारे पास कुछ स्पेसीज है, इनका हमें कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस लिखना है। कॉन्जुगेट एसिड मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक H+ ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक H+ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हम कहेंगे रिमूव हो जाएगा यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त। तो देखो क्या बनेंगे, तो यहाँ पे HCO3 का क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड H2CO3, इसका बनेगा H2S, इसका बनेगा NH3, इसका बनेगा H2SO4, इसका बनेगा H3PO4, और इसका बनेगा NH4+। तो एक हाइड्रोजन ऐड होता है तो क्या होता है, स्पीसीज का कॉन्जुगेट एसिड बनता है। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन रिमूव करना है हमें, तो इसका बनेगा CO3 2-, इसका S2-, इसका NH2-, इसका SO4 2-, इसका HPO4 2-, और इसका बनेगा NH2-। तो ये क्या हो गए, इनके कॉन्जुगेट एसिड बेस। अभी आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से समझ में आई होगी। इस थ्योरी के भी लिमिटेशंस थे, आपके बुक में मेंशन नहीं किए। ये थ्योरी ना एसिडिक नेचर जो होता है कंपाउंड का, कौन से कंपाउंड, कुछ कंपाउंड है जिनका एसिडिक नेचर ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जैसे कि BF3 मोलिक्यूल है, SnCl4 मोलिक्यूल है, उसके बाद FeCl3 मोलिक्यूल है, इनका जो है निकेल भी है। ये सारे एसिडिक के नेचर में, इनके एसिडिक नेचर को ये थ्योरी, ब्रॉन्स्टन-लॉरी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये पहला लिमिटेशन है। और दूसरा लिमिटेशन है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन बेसिक नेचर ऑफ कार्बोनिल आयन। जो कार्बोनिल आयन है उसका बेसिक नेचर ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फिर आई थर्ड थ्योरी, लेविस एसिड बेस थ्योरी, जो कि बहुत पॉपुलर और सक्सेसफुल थी। थर्ड थ्योरी हमें देखनी है, लेविस एसिड बेस थ्योरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, इस पे भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन लेविस एसिड बेस थ्योरी विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो देखो क्या होता है, तो ये था मोस्ट जनरलाइज्ड एसिड बेस कंसेप्ट जो थी वो पुट फॉरवर्ड की थी बाय G.N. लेविस इन 1923। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड बेस को ऐसे डिफाइन किया जाता था। तो एसिड क्या था, एनी स्पेसीज दैट एक्सेप्ट अ शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर में जो एक्सेप्ट करते वो क्या होंगे, एसिड, उनको उन्होंने नाम दिया लेविस एसिड। और ऐसे स्पेसीज जो क्या करेंगे, डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को, उन्होंने नाम दिया उसे लेविस बेस। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले एसिड होंगे और इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाले क्या होंगे, बेस होंगे। तो चलो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। सपोज H+ था और इसके साथ NH3 की रिएक्शन हो रही, तो NH3 को मैं स्प्लिट करके लिख रही हूँ ऐसे। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, इसे दे दिया। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा अमोनियम आयन, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा और पूरे स्पेसिस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो लेविस के हिसाब से ये क्या हो गया, एसिड हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो ये हो गया एसिड, और इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया, तो ये हो गया बेस। ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे NH3 डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को और H+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो NH3 बन जाएगा लेविस बेस और H+ बन जाएगा लेविस एसिड। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। और एक एग्जाम्पल, डेफिनेशन तो समझ में आई होगी अभी। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल है
BF3, तो BF3 देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए न्यूट्रल स्पेसिस लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, तो क्या होगा, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसे दे रहा है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, देखो ये 3 बॉन्ड, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा इनके बीच में। तो यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, ये बन गया लेविस एसिड, ये बन गया लेविस बेस। क्यों, यहाँ पे NH3 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया, और BF3 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो NH3 बन गया लेविस एसिड, सॉरी लेविस बेस, और BF3 बन गया लेविस एसिड। तो यहाँ पे वाई कैटायंस आर लेविस एसिड, ऐसा क्वेश्चन आता है, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, कैटायन लेविस एसिड क्यों होते। तो कैटायंस क्या होते हैं, कैटायंस कैसे फॉर्म होते हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज। तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज होती है, इनके पास इलेक्ट्रॉन कम होते। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। जिसके पास जो कम होता है वो पाने की कोशिश करता है, इनके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो ये एक्सेप्ट करते इलेक्ट्रॉन को इन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए कैटायंस क्या होते हैं, लेविस एसिड होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसा है, आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, NH3 अमोनिया सर्व्स एज अ लेविस एसिड and AL3 act as a AlCl3 act as a लेविस बेस। तो हमें एक्सप्लेन करना है, ये लेविस बेस है और ये लेविस एसिड है, ये ऐसा क्यों हमें एक्सप्लेन करना है। तो अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस थ्योरी क्या था, लेविस एसिड क्या होंगे, द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो AlCl3 क्या करता है, ये AlCl3 है और ये NH3, तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसे एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बनेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये Cl Cl Cl। तो इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट किया इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो ये बन गया लेविस बेस बन गया, और ये क्या बन गया, लेविस एसिड। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी एन एसिड इज सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द शेयर इन इलेक्ट्रॉन पेयर। AlCl3 मोलिक्यूल ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है, इसलिए क्या करता है, ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए लेविस एसिड बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी बेस क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। यहाँ पे अमोनिया पे लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे, तो ये लोन पेयर को क्या कर रहा है, नाइट्रोजन के सॉरी एल्यूमिनियम को शेयर कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, लेविस बेस। तो ये हो गया लेविस एसिड बेस। और एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 49 का क्वेश्चन है ये, यूज योर ब्रेन पावर, ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसेस आर ऑल्सो द लेविस बेसिस। सारे ब्रॉन्स्टेड बेस क्या है, ब्रॉन्स्टेड बेस जो है वो क्या है, लेविस बेस है, लेकिन सारे ब्रॉन्स्टेड एसिड जो है वो लेविस एसिड नहीं है। ये करेक्ट है लेकिन ये नहीं है, ऐसा क्यों, जो ब्रॉन्स्टेड बेस है वो क्या करते, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते, इसलिए क्या हो जाएंगे, वो सारे क्या होंगे, लेविस बेस होंगे। बट ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होते हैं, यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड एसिड के दोस्त वो क्या करते हैं, वो प्रोटॉन को सेपरेट करते, कैपेबल ऑफ द सेपरेटिंग प्रोटॉन। बट यहाँ पे लेविस एसिड क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं। लास्ट पॉइंट हमें देखना है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। तो वाटर की एबिलिटी होती है, ये एसिड जैसा भी बिहेव हो सकता है और बेस से जैसा भी। एम्फोटेरिक मतलब बिहेव लाइक एसिड एज वेल एज बेस। ऐसे सब्सटेंस जो एसिड जैसा भी बिहेव करेंगे और बेस जैसा भी बिहेव करेंगे उनको क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक नेचर। और वाटर के एम्फोटेरिक नेचर को कौन एक्सप्लेन करता है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर एसिड की तरह एक्ट हो रहा है क्योंकि वो बेस के कांटेक्ट में आए, और यहाँ पे वो बेस की तरह एक्ट होगा क्योंकि किसके कांटेक्ट में आ रहा है, एसिड की कांटेक्ट में आए। तो यहाँ पे
H2O act as acid towards the NH3 and base toward the HCl, मतलब एसिड क्या हो गया, एम्फोटेरिक नेचर हो गया. इट एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, मतलब जिसके कांटेक्ट में आएगा उसके अपोजिट एक्ट होगा. बेस के कांटेक्ट में आता है एसिड हो जाएगा, एसिड के कांटेक्ट में आता है बेस हो जाएगा. तो इस पे आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है, राइट द रिएक्शन इन विच वाटर एक्ट एज अ बेस. तो यहाँ पे ये रिएक्शन आपको लिखनी है जिस पे वाटर क्या है, बेस की तरह एक्ट होता है. तो हम लिख सकते हैं द स्पेसीज हु एक्ट एज एसिड मतलब डोनेट H प्लस एज वेल एज बेस मतलब एक्सेप्ट H प्लस इज द एम्फोटेरिक नेचर. तो ये वाटर का क्या हो गया, एम्फोटेरिक नेचर हो गए. तो वाटर जब भी एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो बेस की तरह एक्ट होगा, बेस के कांटेक्ट में आएगा तो एसिड की तरह एक्ट होगा. इसे कहा जाता है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर. तो ये ब्रॉन्स्टन-लॉरी थ्योरी जो है उससे पता चला था. तो आज के लिए इतना ही था बच्चों. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स.